टॉपिक अगर हमें एक देखना है कि क्या किस बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगी, तो वो है कि स्कूल का सिलेक्शन, स्कूल का चुनाव किस तरीके से होता है, किस बिना पे होता है, और उसमें पेरेंट्स का क्या रोल रहता है, पेरेंट्स की क्या एस्पिरेशंस रहती है, पेरेंट्स की क्या महत्वाकांक्षाएं हमें देखने को मिलती है, उसको किस तरीके से हम फिल्मों के थ्रू देख सकते हैं। आप सभी ने आज की डेट तक कोई ऐसी ना ऐसी कोई फिल्म जरूर देखी होगी जिसमें स्कूल को दर्शाया गया है ना, ऐसी तो देखी होगी कोई ना कोई फिल्म, जैसे कि और इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, चॉक एंड डस्ट, हिचकी, ठीक है। और उसमें बहुत अलग अलग तरीके के स्कूल दिखाए गए हैं, बहुत अलग अलग तरीके के टीचर दिखाए गए हैं, और बहुत अलग अलग तबकों से आ रहे पेरेंट्स भी दिखाए गए हैं, और वो क्यों एक पर्टिकुलर स्कूल का चुनाव करना चाहते हैं वो भी दिखाया गया है। जैसे हिंदी मीडियम एक फिल्म है जो मैंने इसमें ली है, जिसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगी, और उसको हम सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से कैसे देख सकते हैं, और दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि फिल्मों को कैसे देखें। आप एज ए रिसर्चर, जैसे आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन जब करते हैं तो आप ऐसे न्यूट्रल तरीके से तो बिल्कुल नहीं करते ना, आप कुछ सोच के जाते हैं, कुछ असम्पशन, अपनी बायस को पीछे रख के जाते हैं। एक तरीका होता है, एक लेंस होता है, जैसे चश्मे का लेंस होता है, वैसे ही एक लेंस है जिससे हमें फिल्मों को देखना पड़ेगा। हम उसे एक नॉर्मल पर्सन जो सिनेमा में जाके फिल्म देख रहा है, और हम एज ए रिसर्चर जो फिल्म को देख रहे हैं, हम दोनों के लेंस अलग अलग होंगे, है ना। शायद आप लोगों का लेंस, जो अगर मेरा लेंस है तो वो शायद सोशियोलॉजी से आ रहा है कि किस तरीके से हमारी सोसाइटी में क्लास की वेरिएशन है। एक लोअर क्लास है, लोअर में भी लोअर सोशो इकोनॉमिक क्लास है, मिडिल क्लास है, हायर क्लास है, एलीट क्लास है, वो कैसे स्कूल को देख रहे हैं। थोड़ा सा मेरा पर्सपेक्टिव जो है वहीं से गाइडेड है, ठीक है। बोर्ड को इस्तेमाल करने की कोई वो है पॉसिबिलिटी? चौक, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइसेस हैं। मैंने रब कर दिया, किसी को नोट तो नहीं। सबसे पहले हम स्कूल एज ए संस्था के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो स्कूल क्या इतनी ही न्यूट्रल संस्था है? स्कूल जो है, जब हम कहते हैं कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल बहुत रेलेवेंट है, स्कूल जो है एक सोसाइटी को बनाने या बिगाड़ने का काम करता है, स्कूल जो है उसको हम देखें कैसे, तो स्कूल क्या है एज ए संस्था? एक शायद ने कहा कि स्कूल जो है वो समाज है, लेकिन जो स्कूल में होने वाली गतिविधियां हैं, चाहे वो टीचिंग है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ा रहा है, कौन कितना ग्रहण कर पा रहा है, कौन किस तरीके से पढ़ पा रहा है, क्या ये इतना ही न्यूट्रल है? न्यूट्रल से मेरा मतलब है कि क्या ये इतना ही सरल है, क्या ये उतना ही भोला है? नहीं ना। इसमें कौन स्कूल पहुंच रहा है, ठीक है, वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, स्कूल एक्सेस का, ठीक है। कौन स्कूल में स्कूल से रिलेटेड सामग्री लेके आ पा रहा है, किसके पास किताबें हैं, किसके पास नहीं है, और कौन जो है स्कूल में क्लास में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। जैसे अगर आप हिंदी मीडियम का ही एग्जाम्पल लीजिए, उसमें जो दो बच्चे दो अलग अलग तबकों से आ रहे होते हैं, ठीक है, एक जो है वो शायद इरफान खान एक्टर है, ठीक है, और एक है दीपक रूफियाल, उनके बेटे होते हैं। तो कौन स्कूलिंग में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, ये उनकी फैमिली स्ट्रक्चर,
और उनकी क्लास से डिटरमिन। तो जब मैंने पहले ये कहा कि आपको ये जरूरत है कि सोशियोलॉजी के लेंस से आप स्कूल को देखें, तो यहाँ पे आपने क्लास का एंगल आप देख लिया है कि एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का बच्चा वर्सेस तो हम ये बात कर रहे थे कि एक लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास का बच्चा वर्सेस एक मिडिल क्लास का बच्चा स्कूल में कैसे पार्टिसिपेट कर रहा है। वो क्लास से भी डिटरमिन होता है, वो जेंडर से भी डिटरमिन होता है, और उसमें कई सारी हमारी जो कह सकते हैं कि हमारे कॉन्टेक्स्ट में इनइक्वालिटीज हैं, चाहे वो कास्ट की इनइक्वालिटी है, ठीक है, वो डिटरमिन करती है कि हम स्कूल जो है स्कूल से क्या दे पा रहे हैं, ठीक है, स्कूल से जो है क्या ग्रहण कर पा रहे हैं। और दोबारा से रिपीट करूंगी कि कौन सा पेरेंट जो है वो किस बच्चे को कौन से स्कूल में भेज सकता है। जैसे एक इसमें एग्जांपल है कि अगेन हिंदी मीडियम में वहां पे EWS की रिजर्वेशन को दिखाया गया। हम सबको पता है कि EWS की रिजर्वेशन के तहत कितने प्रतिशत बच्चे प्राइवेट स्कूल में उनकी कितनी प्रतिशत रिजर्वेशन उनको मिलती है, 25%। लेकिन उस फिल्म में हमें क्या दिखाया गया है, एक सच्चाई दिखाई गई है जिसके बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स भी हैं हमारे पास कि वो EWS की रिजर्वेशन जो लॉटरी सिस्टम होता है उसको फर्ज किया जाता है। फर्ज से मेरा मतलब है कि उसमें बहुत फेरबदल की जाती है, और वही चीज जो है फिल्मों में दिखाई गई है। यहाँ पे हमें ये भी पता लगता है कि फिल्म जो है एक कितना इम्पोर्टेंट सोशल डॉक्यूमेंट भी है। जैसे हमारे रिपोर्ट्स होती हैं या हमारे क्लासरूम ऑब्जर्वेशंस होती हैं, वैसे ही फिल्म अपने आप में एक डेटा की तरह है, ठीक है। डेटा मतलब हमारे लिए एक लर्निंग की तरह है, ठीक है, एक सोशल डॉक्यूमेंट है। क्योंकि जो मेकर्स हैं, अगर आप कभी इंटरव्यू सुने जिन्होंने फिल्म बनाई है या जिन्होंने फिल्म में काम किया है, वो भी इन सब चीजों को समझते हैं, वो भी इन सब चीजों को देखते हैं और कहीं ना कहीं जो है फिल्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक कॉन्टेक्स्ट था मेरा कि मैंने स्कूल सिलेक्शन और पेरेंटल एस्पिरेशंस को देखा है कुछ सिलेक्ट फिल्मों के थ्रू। मेरे PhD के काम में कई सारी फिल्में हैं, यहाँ पे मैं सिर्फ 5 फिल्में लेके आई हूँ, और वो फिल्में अक्रॉस इंडिया बनाई गई हैं। जैसे एक तमिल की है, एक पंजाबी की है, एक 2-3 फिल्में जो हैं वो हिंदी की है। कुछ अगर हो सका तो हम यहाँ पे वीडियोस भी देखेंगे, और इसको चेंज कैसे टैबलेट ठीक। तो स्कूल सिलेक्शन एंड चॉइस के बारे में ये कुछ स्टडीज हैं जो लिखती हैं कि स्कूल जो है वो एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, एक सामाजिक संस्था है, और ड्रूरी का काम, चोपड़ा का काम, जेफरी एंड जेफरी का काम और श्रीवास्तव का काम, वो ये सब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में इस चीज को बताते हैं कि जो पेरेंट का एंगेजमेंट है स्कूल के साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि पेरेंट जो है कैसे डिसाइड कर रहा है कि मेरा बच्चा कौन से स्कूल में जाएगा। कई बार वो चॉइस जो है वो विल्ड होती है। विल्ड से मेरा मतलब है कि मैं जिस स्कूल में चाहती हूँ मैं अपने बच्चे को उसी स्कूल में भेजूं, और कई बार ये जो चॉइस होती है ये मजबूरी की तरह भी होती है कि एक पेरेंट है उसके पास इतने मीन्स ही नहीं है, इतने इकोनॉमिक मीन्स नहीं है उसके पास। आपने कैपिटल का कॉन्सेप्ट सुना है, बोर्डियू का कैपिटल का कॉन्सेप्ट। ये एक आप में से कुछ लोग जो सोशियोलॉजी में इंटरेस्टेड होंगे वो आगे इनको पढ़ेंगे। बोर्डियू ने कैपिटल का कॉन्सेप्ट दिया है। सिर्फ कैपिटल जो है वो इकोनॉमिक नहीं होती है, सोशल कैपिटल भी होती है। मेरा पहनावा, मैं कौन सा फोन लेके जा रही हूँ, मैं कौन सा किस रेस्टोरेंट में जाके खा रही हूँ, मेरा
मैं कौन से स्कूल में पढ़ रही हूँ वो मेरी क्लास को डिफाइन करता है ना, ठीक है। तो एक पेरेंट जिसके पास इकोनॉमिक कैपिटल और सोशल कैपिटल है या नहीं है, वो अपने बच्चे को किस स्कूल में भेजेगा वो डिटरमिन करता है उस चीज। साथ ही साथ स्कूल में वो बच्चा कैसे एडजस्ट हो पाएगा, ये वो बच्चा किस कल्चर से आ रहा है उसको भी उससे भी डिटरमिन होता है। जैसे अभी एक आपको एग्जांपल देती हूँ, मैं बीच में फिल्मों के बहुत एग्जांपल्स दूंगी, मुझे देखना भी पसंद है और उनको समझना भी पसंद है। प्रकाश झा एक मेकर है, उन्होंने एक फिल्म बनाई परीक्षा, ठीक है। आप लोगों से ये OTT जो ZEE5 वगैरह है उस पर शायद देख पाएंगे। तो उसमें क्या दिखाया है कि वो बच्चा EWS या किसी तरीके से स्कूल में, एलीट स्कूल जो ये होते हैं ना, इंटरनेशनल स्कूल जो होते हैं, उसमें एडमिशन तो ले लेता है, लेकिन वहां पे उससे दूरी बना के रखी जाती है, क्योंकि उसे अंग्रेजी नहीं आती है तो टीचर उसे बार बार डांटते हैं, फटकारते हैं, ठीक है। और स्कूल उसके लिए एक एनेबलिंग मैकेनिज्म से मेरा मतलब है स्कूल उसके लिए एक हेल्पफुल प्रूफ होने की जगह स्कूल उसके लिए एक अड़चन बन जाती है। और यहाँ हम कहते हैं कि स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल जो है इक्वालिटी का एक स्पेस है, स्कूल जो है इक्विटी प्रदान करने का स्पेस है, लेकिन उस बच्चे के लिए स्कूल एज अ संस्था जो है वो अड़चन बन जाती है। चाहे उसने दिखाया है कि वो उन अड़चनों को पार करता है और फिर वो अच्छा परफॉर्म करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो भी आगे क्वेश्चनेबल है, वो अच्छा किन मापदंडों से परफॉर्म करता है जो कि किसी और ने निर्धारित किए हैं। जैसे एक करिकुलम हमारे पास होता है, एक सिलेबस होता है, तो वो सिलेबस जो है वो ये देख के नहीं बनाया जाता कि मैं क्या पढ़ना चाहती हूँ या मैं किस कॉन्टेक्स्ट से आ रही हूँ। मुझे आप एक ऐसा चैप्टर दे दें जो मेरे लिए मेरे सोशल कॉन्टेक्स्ट को बिल्कुल मैच नहीं करता है, तो मैं कैसे उसमें परफॉर्म कर पाऊंगी। या आपके 10th के बोर्ड का पेपर आता है, तो वो 10th के बोर्ड का पेपर जो है वो सबके लिए एक सा आता है, पर क्या सबका सोशल कॉन्टेक्स्ट, सबकी समझ, सबका सोचने का तरीका एक सा है? नहीं है ना। साइकोलॉजी हमें बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। अब वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहाँ देखे जा रहे हैं करिकुलम में, वो एक अलग विषय है, एक अलग मुद्दा है। आप में से कोई शायद उस पर रिसर्च करना चाहेगा, आपसे उस पर कोई काम करना चाहेगा कि क्या हमारे स्कूल में जो करिकुलम पढ़ाया जाता है या अंग्रेजी भाषा के ऊपर बहुत एम्फेसिस दिया जाता है वो सही है, वो क्यों प्रॉब्लमैटिक है, वो भी फिल्मों में दिखाया है, वो भी बहुत सारे और पॉपुलर मीडियम में। जैसे अगर आप पॉपुलर फिक्शन की बात करें, जो नॉवल, ठीक है, नॉवल, पोएम्स, स्कूलों पे बहुत सारी ऐसे नॉवल लिखे गए हैं जो बोर्डिंग स्कूल, ये जो होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल, इस पे लिखे गए हैं, उनका भी एनालिसिस करने की जरूरत है। और ये एक ऐसा एरिया है जिसमें हमें लगता है ये तो देखना बहुत आसान है, बट मानिए मेरे लिए तो बहुत मुश्किल था एक एक फिल्म को 20-20 बारी देखना और फिर उसमें से छांटना कि भाषा क्या इस्तेमाल की गई है। इसके लिए भी पूरे एरिया ऑफ रिसर्च अवेलेबल है। जहाँ पे मैंने PhD में कर रही हूँ, वहाँ पे एक पूरा सेंटर है फिल्मों के ऊपर, जो फिल्म को देखना सिखाते हैं कि फिल्में, जैसे अगर मैं टीचर आगे खड़ी हुई है और बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है, बच्चे गोलाकार उसमें क्यों नहीं बैठ सकते, या टीचर को आगे ही क्यों खड़ा होना होता है। तो इस तरीके से कैसे स्पेस मतलब डिवाइड हुआ है कि ये टीचर का स्पेस है और वो स्टूडेंट का स्पेस है। या फिर आपने बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल की ऊपर जो फिल्म दिख रहे हैं, ये भी मेरी एक असम्पशन है गवर्नमेंट स्कूल के ऊपर सर, कि लड़के एक तरफ बैठे हुए हैं और लड़कियां एक तरफ बैठे हुए। तो बहुत सारी चीजें हैं, मतलब मैं ये दोबारा कहती हूँ कि जो स्कोप है या पोटेंशियल है इन पॉपुलर मीडियम्स का वो काफी ज्यादा है। वापस आती हूँ मैं
स्कूल सिलेक्शन और चॉइस के ऊपर जो हमारे पास स्टडीज अवेलेबल हैं, क्रोजियर और डेविस जो है, ये मतलब स्कूल चॉइस पे इतनी स्टडीज अवेलेबल हैं इंडिया और वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में कि अगर आप ई रिसोर्सेज कोई भी देखें, जैसे जे स्टोर है या गूगल स्कॉलर है, आई होप आप इससे परिचित हैं, अगर नहीं तो हम क्लास के एंड में इस बारे में बात कर सकते हैं। इतनी सारी स्टडीज हैं कि उनमें से कुछ ही मैं यहाँ पे ला पाई। एक और स्टडी है बॉल की 2003 की, जो कहते हैं कि जो पेरेंट्स में क्षमता है और उनको जो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो अपने स्कूल का चयन कर सकें, वो बहुत तरीके से इम्पैक्ट करता है उनके बच्चे की एजुकेशन। इसमें जैसे एक और एग्जाम्पल है, आप लोगों ने देखी होगी ये फिल्म सुपर 30, है ना? सुपर 30 सबने देखी है, आनंद कुमार के ऊपर बनी हुई है। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डायलॉग आता है जिसमें वो कहते हैं कि प्रतिभा दी है पर साधन नहीं। तो वही चीज यहाँ पे एक रिसर्चर बॉल कह रहे हैं, ठीक है, जो साधन संसाधन होने चाहिए एक पेरेंट के पास, या कौन से साधन संसाधन किस पेरेंट के पास हैं, वो डिटरमिन करते हैं उसके स्कूल के चयन, कि वो कौन से स्कूल में अपने बच्चे को भेज सकता है और उसका बच्चा क्या स्कूल मानता है उसके बच्चे को सक्षम अपने इंस्टीट्यूशन में आने के लिए। जैसे मैंने आपको पहले परीक्षा का एग्जाम्पल दिया, उसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सीन है जिसमें ये दिखाया जाता है कि जो स्कूल का रजिस्ट्रार होता है वो कहता है कि तुम्हारा बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ तो रहा है, उसमें जो पेरेंट होता है वो एक रिक्शा चलाता है, तो वो रिक्शा चला के और बच्चों को उस स्कूल में लेके आता है और उसका खुद का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ रहा होता है। तो वो जब आता है कि मुझे भी, मेरे भी बच्चे को यहाँ एडमिशन लेने दो, मैंने पैसे का इंतजाम कर लिया है, तो वो कहता है रजिस्ट्रार कि गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ तो रहा है, पढ़ने दो उसे, क्या करेगा वो, ऐसा है तो तुम्हारे जैसा ही बनेगा ना, है ना? तो इस तरीके की जो मानसिकता है वो हमें देख कि अभी भी वो मानसिकता बहुत ज्यादा है, हावी है हमारे पूरे सोशल सिस्टम पे, और कैसे वो स्कूल के चुनाव और कौन स्कूल में जा सकता है उसको डिटरमिन करती है, ये हमें अगेन फिल्मों के थ्रू देखने को मिल रहा है। एक लास्ट में जो मैं पॉइंट लेके आई हूँ वो ये है कि हमारे स्कूल का जो स्ट्रक्चर है इंडिया में, उसमें कई सारे लेवल्स हैं, कई सारी हायरार्कीज हैं। हायरार्की समझते कि तो हायरार्की से मेरा मतलब है कि सबसे नीचे माना जाता है किसको, सरकारी स्कूल, लेकिन फिर भी होता क्या है, स्कूल, सरकारी स्कूल को सबसे नीचे माना जाता है, लेकिन सबको हायर एजुकेशन सरकारी कॉलेज में करनी होती है और सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए होती है। हाँ, ये विडंबना है हमारे पूरे सिस्टम की, ठीक है? तो 1990 के बाद से लगभग आप मानिए कि सडनली क्या हुआ कि प्राइवेट सेक्टर में एक, मतलब प्राइवेट सेक्टर उसकी स्कूलिंग में एक एक्सप्लोजन सा हुआ कि हमारे अभी क्या है, इंटरनेशनल स्कूल भी है, फला फला ने इंटरनेशनल लगा लिया, तो कहते हैं हम क्योंकि हमारे रूम्स एसी हैं, क्योंकि हमारे स्कूल में ये सुविधा है, इसलिए हम इंटरनेशनल स्कूल हैं। हमारे नॉर्मल पब्लिक स्कूल्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल्स जो हैं, बहुत सारे स्कूल में आपने देखा होगा कि वो लगाते हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल। हाँ, ये एक अलग हायरार्की बनी हुई है हमारे स्कूल के स्ट्रक्चर में कि इंग्लिश को इतनी इंपॉर्टेंस दी जाती है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल लिखते हैं। जैसे पंजाब में, मैं पंजाब से हूँ, वहां पे मॉडल स्कूल लिखते हैं, MODEL, तो मॉडल जो है मतलब अच्छा वाला स्कूल, मॉडल स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल में भी अपनी हायरार्की है, एक होते हैं जैसे दिल्ली में होते हैं MCD के स्कूल जो प्राइमरी के लिए होते हैं, फिर आपके नवोदय आते हैं,
नवोदय के लिए एग्जाम होता है और आपके केंद्रीय विद्यालय आते हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब उनको कितना, जैसे केवी में आपको स्मार्ट क्लासरूम मिल जाएंगे या इस तरह की सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इस तरह की हायरार्की जो है वो हमारे स्कूल स्ट्रक्चर में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। अगेन पहली बात पे आऊंगी कि हम कहते हैं कि स्कूल जो है इक्वालिटी का स्पेस है, बट उसके स्ट्रक्चर में ही इतनी विभिन्नताएं हैं और इतनी उसमें एक को दूसरे के ऊपर रखा गया है कि वो इक्वालिटी ला ही नहीं पाए जब तक। और आप में से कुछ लोगों ने शायद पढ़ा होगा जो सोशियोलॉजी में, स्कूल की सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं, कि क्यों ऐसा हुआ कि बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो नहीं चाहते कि उनके बच्चे जो है सरकारी स्कूल में हैं। आपने कोई ऐसा देखा है जो संपन्न आदमी, पैसे से संपन्न आदमी या परिवार वो कहे कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में अपने बच्चे को भेजूंगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये सोच, स्टेटस का प्रभाव है। स्टेटस का प्रभाव। अगल बगल वाले पड़ोसी क्या कहेंगे? हाँ, तो बाहर वाले क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, पढ़ाई अच्छा नहीं होती है। पर ये बहुत अजीब सी सोच है, जबकि जो बहुत सारे गवर्नमेंट स्कूल हैं उनकी पढ़ाई जो सो कॉल्ड प्राइवेट स्कूल हैं उनसे बहुत अच्छी होती है। टीचर्स अच्छे होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, बहुत सारे एग्जाम हाँ क्वालिफाई करके जब बैठे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये कब क्यों इंडिया में ऐसा हुआ? पहले हम, अगर मैं अपने पेरेंट्स की जनरेशन के बारे में बात करूं, मेरी जो मदर है सब गवर्नमेंट स्कूल से हैं, हमारे उनके मदर फादर जो है गवर्नमेंट स्कूल में टीचर है, ठीक है, अच्छी जगह लगे हुए हैं, अच्छी जगह से अपना जीवन जो है कर रहे हैं, मतलब ठीक ठाक तरीके से। फिर ये क्यों हुआ कि हमारी जनरेशन में जब आप और हम बड़े हो रहे थे, सडनली ये हुआ कि नहीं प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे, हाँ गवर्नमेंट में नहीं भेजेंगे। जैसे ही थोड़े से पैसे आते हैं, अब हमारे यहाँ पे इंडिया में एक नई तरीके की कैटेगरी स्कूल की आ रही है जो कि बहुत पॉपुलर भी है, LFP, लो फी प्राइवेट स्कूल। नुक्कड़ कोने पे देखे ना प्राइवेट स्कूल खुले होते हैं, तो वो है लो फीस प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट का धब्बा देते हैं आपको, मतलब प्राइवेट का टैग देते हैं आपको, लेकिन उनमें पढ़ाई क्या होती है वो मुझे, ठीक है, काम चलाता है। तो ये जो स्कूल में हायरार्की है, ये इंडिया की एक रियलिटी है और पेरेंट्स जो हैं इसकी मतलब भाग दौड़ में ही रहते हैं हमेशा कि इस स्कूल में एडमिशन हो जाए। दिल्ली में तो बहुत ही बुरा हाल है, जब नर्सरी के एडमिशन शुरू होते हैं देखना चाहिए कि क्या, और वो बहुत अच्छे से हिंदी मीडियम में दिखाया गया है। अगर आप वो फिल्म याद करें तो उसमें मॉर्निंग में जाके लाइन में खड़ा हो जाता है, घर का एड्रेस बदल देते हैं, घर चेंज कर देते हैं कि और EWS में की कैटेगरी में एडमिशन लेने के लिए एक छोटे से मोहल्ले में जाके जाना है। तो ये आप मानिए ये एक सच्ची कहानी पे फिल्म बनी हुई है। ऐसा सच में हुआ था कि EWS कैटेगरी में एक पर्टिकुलर स्कूल में एडमिशन लेने के लिए वो जो पेरेंट्स हैं उन्होंने गलत एड्रेस, गलत आधार कार्ड और गलत ऐसे बहुत सी फॉर्जरी करी। तो इंडिया में, हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में काफी सारे रिसर्चर्स जो हैं वो बात कर रहे हैं कि क्यों अलगाव आया गवर्नमेंट और प्राइवेट में, और ये झुकाव क्यों आ रहा है प्राइवेट की तरफ। इस पे काफी काम हुआ है, अगर किसी को इंटरेस्ट हो वो बिल्कुल इसे देख सकते हैं, समझ सकते हैं और इसको आगे पढ़ भी सकते हैं। ये वही स्टडीज का कंटिन्यूएशन है, जैसे मैंने आपको भी LFP स्कूल के बारे में बताया कि LFP स्कूल ने ये तो बदलाव लाया कि एक लोअर क्लास का पेरेंट भी मतलब अपने बच्चे के लिए प्राइवेट स्कूल का चुनाव कर सकता है।
लेकिन उसकी जो एजुकेशन है उस पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, ये श्रीवास्तव के काम और जुनेजा के काम में हमें देखने को मिलता है। ये भी मैंने बात कर ली कि 1991 के बाद जो है स्कूल के चुनाव का जो बिहेवियर है या पैटर्न है उनमें हमें इस तरीके का प्राइवेट के प्रति जो है झुकाव जो है वो देखने को मिला। क्या कोई बताना चाहेगा कि 1991 ना 1990 जी बिल्कुल एलपीजी क्या था कि लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ मल्टीनेशनल कंपनीज का काफी उन्होंने सस्ते दामों पे यहाँ पे स्कूल खोले, लैंड ली, बहुत सारी नौकरियां मल्टीनेशनल्स में लोगों की लगी, लोगों के पास पैसे आने लगे, थोड़ी सी ग्लोबलाइजेशन से ये सोच बदली गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन छोड़ के भी लोग ना अपने गवर्नमेंट जॉब्स छोड़ करके प्राइवेट में जा रहे थे ड्यू टू सैलरी पैकेजेस इन द पर्क्स दे वर प्रोवाइडिंग। बिल्कुल सैलरी बहुत ज्यादा मिल रही थी, एकदम से बूम आया, ठीक है, एकदम से इंक्रीज कॉलेज भी एकदम से एक्सप्लोड हुए, बहुत कोई मशरूम की तरह यहाँ पे डेवलप होने शुरू नहीं कर रहा है, मुझे भी आता था एब्सोल्युटली। और उसके बाद आपका एक मेन जंक्चर क्या आया, एक मेन पॉइंट क्या आया 2000, जो चेंज ऑफ द सेंचुरी। उसके बाद आपने सडनली देखा कि बीपीओज बहुत ज्यादा इंडिया में आने शुरू हो गए और मल्टीनेशनल कंपनीज बहुत सारी खुलनी शुरू हुई। हैदराबाद और गुड़गांव जैसी जो अर्बन एरियाज है वो बहुत ज्यादा डेवलप होने शुरू हो गए, ठीक है। तो इन सब का प्रभाव एजुकेशन पर भी पड़ा, ठीक है। और मैं अब जब फिल्मों के चुनाव की बात करूंगी तो मैं इस चीज को उससे भी लिंक करूंगी, लेकिन यहाँ पे बस मैं ये कह के छोड़ूंगी कि इन सब का जो प्रभाव एजुकेशन पे पड़ा वो एज अ सोशियोलॉजिस्ट या सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन में इंटरेस्ट रखने वाले लोगों को बहुत ध्यान से समझना और देखना चाहिए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, मुझे ऑथर का नाम नहीं याद आ रहा, सॉरी, मैं भी बता दूंगी एंड ऑफ द क्लास पे, व्हाट मिलेनियल्स वांट। ये अभी किताब आई है, मैं इसे कुछ दिन पहले पढ़ रही थी तो मैंने सोचा मैं ये एग्जाम्पल आपको दूंगी। मिलेनियल कौन होते हैं? जो 2000 में जो पैदा हुआ ना, 2000 से 2001, 2, 3 इस टाइम पे पैदा हुए, ठीक है। इस टाइम पे और इसके बाद पैदा होने वाली जो जनरेशन है उसकी और हमारी वाली जनरेशन जो 1980s या 90s वाली है उसमें भी बहुत डिफरेंस है। वो जिस तरीके से सोचते हैं, जैसे इसमें जो ऑथर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने मिलेनियल्स, चाहे वो उबर चला रहा है, ठीक है, जो 2000 में पैदा हुआ होगा वो अब तक कमाने योग्य हो गया होगा, है ना। तो उनमें से कोई उबर चला रहा है, कोई मल्टीनेशनल में काम कर रहा है, कोई कहीं काम कर रहा है, उनका इंटरव्यू लिया है और जानने की कोशिश करी है कि ये मिलेनियल वाली जनरेशन है इसकी सोच कैसी है, या वो क्या सोचते हैं मैकडॉनल्ड में काम करने के बारे में, या फिर जो मॉल खुल रहे हैं उसके बारे में, या फिर जो उबर और ओला चल रहे थे उसके बारे में। ये हमें सुनने में थोड़ा अटपटा भी लगे, लेकिन ये एज अ सोशियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से अगर हमें देखना हो तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें सोशल स्ट्रक्चर में या सोसाइटी में किस तरीके से बदलाव आ रहा है उसके बारे में हमें थोड़ा सा नॉलेज देता है। तो दो इम्पोर्टेंट जंक्चर्स हैं, ये 1991 और ये 2000 वाला, जिसमें हमें एक सडन रैपिड चेंज अपने आसपास अपने एनवायरनमेंट में देखने को मिला। और वो सडन रैपिड चेंज जो था वो इकोनॉमिक था, इकोनॉमिक से सोशल, मतलब सोशल हमारे रहने पहनने, हमारे हम कहाँ घूमने जा रहे हैं, क्या खाना खा रहे हैं। हमारे पेरेंट्स ने कभी पिज्जा पास्ता के बारे में तो सुना था और आज हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के बदलाव क्यों आए, कैसे आए,
ये जो किताब है ये उनमें से एक मतलब कोशिश है जानने के लिए कि अब क्या बदलाव है। ठीक है, विवान मारवा, थैंक यू। तो विवान मारवा शायद खुद ही एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, शायद मैं आपको कंफर्म करके आप जानना चाहेंगे या गूगल करके देख लीजिए, गूगल जनरेशन है हम लोग, सब कुछ गूगल करके देखते हैं, राइट। तो किसी को कुछ कहना है, पूछना है, बहुत तेज जा रहा है, बहुत बोरिंग हो रहा है, कुछ नथिंग। या जो मैंने फिल्में सिलेक्ट करी, हम लोग जब भी रिसर्च करते हैं हम क्या सैंपल ले रहे हैं, हम वो सैंपल क्यों ले रहे हैं, वो हमारे दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। ठीक है, सपोजिंग मैं कह दूं एट रैंडम, स्कूल की फिल्म तो 1959 में भी बनी थी, स्कूल मास्टर बनी थी तब एक फिल्म, वो ले लूं, नहीं मैं वो नहीं ले सकती, क्योंकि मुझे क्या देखना है कि ये जो एलपीजी जनरेशन हुई, एलपीजी का बदलाव आया या ये सब हुआ, उसके बाद स्कूलिंग की जो डायनामिक है उसमें क्या बदलाव आया, स्कूलिंग को के चुनाव करने की जो डायनामिक है उसमें क्या बदलाव आया। तो इसीलिए मुझे फिल्में लेनी है 2010 से 20 के बाद। आप में से शायद कुछ लोगों के मन में आएगा कि बदलाव तो 1990 में शुरू हो गया था, लेकिन वो बदलाव का इफेक्ट हमने पढ़ा है कि सोशल चेंज जो है वो ग्रेजुअल होता है, वो ऐसे तुरंत नहीं हो जाता कि हमने एक्सपेरिमेंट किया और रिजल्ट आ गया। सोसाइटी में जो बदलाव है वो ग्रेजुअल आता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे आता है। और इसीलिए मैंने 2010 से 20 की फिल्में ली, और ये फिल्में जो है हिंदी, पंजाबी और तमिल की है। मैंने ये 5 फिल्में ली हैं, इनमें से पहली 3 शायद आप लोगों ने देखी होंगी। आई एम कलाम 2010 में आई थी, नील पटेल सन्नाटा 2015 में आई थी, स्वरा भास्कर की ये फिल्म है। हिंदी मीडियम 2017 में आई थी, ये तीनों हिंदी की फिल्म। बीच में मैंने लिखा है कि कौन से जॉनर से हैं, जॉनर मतलब ये कॉमेडी है, ट्रेजेडी है, क्या है, मतलब वो आपके लिए शायद इम्पोर्टेंट नहीं होगा, बट मेरे लिए था, क्योंकि मुझे समझना था कि किस तरह की फिल्में जो है वो स्कूल में बनाई जा रही है। 2 फिल्में हैं, एक तमिल की है, एक पंजाबी की है। एक तो है उड़ा एड़ा, उड़ा एड़ा का मतलब है, कोई पंजाबी जानता है, सिर्फ गाने सुनते हैं। तो उड़ा एड़ा जो है, जैसे ए बी क ख हिंदी और इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं, वैसे ही उड़ा और एड़ा पंजाबी के पहले 2 अल्फाबेट्स। पहली 3 फिल्में मैं मानूं आप लोगों ने देख ली होंगी, मैंने समरी देने की तो जरूरत नहीं, देखी हुई ना, नहीं देखी हुई तो एक बार आज देखिएगा, ये सब ओटीटी पे अवेलेबल है, नेटफ्लिक्स वगैरह, या इवन ये तो यूट्यूब पे है, ये भी है, ये भी है। उड़ा एड़ा जो फिल्म है वो एक फैमिली के बारे में है जो एक अर्बन लोकेशन पे है। हमने रूरल सुना है, हमने अर्बन सुना है, ठीक है, अर्बन इसका मिश्रण है, ठीक है। मतलब वो जैसे दिल्ली के आप जो एनसीआर का इलाके में समझते हैं, बहुत सारे आउटस्कर्ट्स के गांव, ठीक है, अब वो ना ही अर्बन में काउंट होते हैं ना रूरल में काउंट होते हैं। तो ये बड़ा ही डायनामिक सा स्पेस है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो अर्बन की जो फैसिलिटीज हैं वो भी एक्सेस करते हैं, और रूरल का जो माहौल है वो भी एक्सेस करते हैं, अर्बन, ठीक है। और ये इनमें क्या होता है कि इस फिल्म में जो मदर है उसको बहुत यही महत्वाकांक्षा होती है कि मेरा बच्चा अंग्रेजी के इंटरनेशनल स्कूल में पढ़े। अब वो कैसे उस चीज को लेने की कोशिश करते हैं, क्या उनको अपनी पूरी लाइफस्टाइल बदलनी पड़ती है, और कैसे अपने वो मीन्स जो है वो इकट्ठे करते हैं, वो बहुत सारी चीजें दिखाई गई हैं, उनमें से बहुत छोटा सा मैं आपको करके बताऊं। लास्ट फिल्म है राक्षसी। अगर आपको साउथ की फिल्में देखने में इंटरेस्ट हो तो ये फिल्म जो है, इंटरेस्टिंग की बात है कि ये फिल्म जो है सेम कहानी मलयालम में भी बनी है, कन्नड़ में भी बनी है,
और तमिल में भी बनी है। ये फिल्म में एक स्कूल की प्रिंसिपल दिखाई गई हैं, वो कैसे गवर्नमेंट स्कूल में सुधार लाती हैं और किस तरीके से देखा है। हाँ जी, फौजी बैकग्राउंड से आती है और किस तरीके से गीता, ठीक है। और किसी को राक्षसी का मतलब पता है? राक्षस जैसी, ठीक है, तो इसलिए उसका नाम वो राक्षसी उसको रेफर कर रहे हैं क्योंकि वो इतनी स्ट्रिक्ट होती है, किसी की सुनती नहीं है। और वो ये क्यों मैंने ये फिल्म दी, अब जब मैंने आपको बताया कि शुरुआत में कि हम सैंपल जब सिलेक्ट करते हैं अपनी स्टडी के लिए, तो हमारे दिमाग में ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने ये सैंपल क्यों ली। एक तो मैंने टाइम का मार्कर रखा कि 2010 के बाद, दूसरा मैंने अपने दिमाग में मार्कर रखा कि मेरे पास अलग अलग क्लास के जो बैकग्राउंड है वो मुझे फिल्मों में दिखने चाहिए। जैसे मैंने इसके लिए एक टेबल बनाया है, शायद बनाया है, हाँ, कि आई एम कलाम हमें उसमें लोअर क्लास दिखती है, नील बटे सन्नाटा लोअर क्लास, स्वरा भास्कर और उसकी बच्ची के ऊपर ये फिल्म है, वो डोमेस्टिक वर्कर होती है, ठीक है। हिंदी मीडियम लोअर क्लास दिख रही है, राक्षसी हमें लोअर और मिडिल क्लास दोनों देखने को मिल रहा है। हिंदी मीडियम में हमें अपर क्लास भी देखने को मिल रहा है। अपर क्लास वो दिखाते हैं ना, एक पान खाने वाली जो वो है। आई एम कलाम उसमें हमें एक रॉयल फैमिली देखने को मिल रही है। रॉयल फैमिली उसमें दिखाते हैं कि एक राजपूतों का एक बच्चा होता है और एक जो होता है वो ढाबे में बच्चा काम कर रहा होता है, उसका पढ़ना जो है उसकी मदर जो है छुड़ा देती हैं क्योंकि उनके घर में कोई और अर्निंग मेंबर नहीं होता, कमाने वाला नहीं होता। तो वो बच्चा जो है ढाबे पे रहते हुए भी उसको पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो किस तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखने की कोशिश करता है और उस समय उसकी दोस्ती ये एक रॉयल फैमिली के बच्चे से होती है जो स्कूल जाना अफोर्ड तो कर सकता है लेकिन उसे स्कूल पसंद नहीं करता। तो ये दो हमें वहाँ पे डाइकोटमी जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलती है। और ये मतलब मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि किस तरीके से एक पॉपुलर मीडियम जो है वो इतनी बारीकी से जो सोशल इनइक्वालिटीज हैं उनको कैप्चर कर रहा है अपनी कहानी में। उड़ा एड़ा का मैंने आपको बता दिया, ये मिडिल क्लास हम मानेंगे चाहे वो रर्बन वाले एरिया में रह रहे हैं, लेकिन वो मैंने क्यों इनको मिडिल क्लास माना क्योंकि वो लगभग 80,000 की फीस जो है या उससे कहीं ज्यादा होती है वो अफोर्ड कर पा रहे हैं, ठीक है। तो जब मैं कह रही हूँ कि हम स्कूल अपना सैंपल सिलेक्ट करते वक्त क्राइटेरिया जरूर अपने माइंड में रखें, तो ये मेरा क्राइटेरिया था। एक ये क्राइटेरिया था क्लास का, दूसरा मेरा क्राइटेरिया था जेंडर का, कि सिर्फ ऐसे बच्चों की कहानियां ना हो जो मेल, ऐसी भी कहानियां हैं जिसमें लिबर्टी सन्नाटा में एक फीमेल दिखाई गई है, ठीक है, लड़की है, उनकी सिंगल मदर है। और राक्षसी में अगेन एक फीमेल है जो उस स्कूल में एज अ हेडमास्टर हेड मिस्ट्रेस जाती है। तीसरा मेरा क्राइटेरिया था, ये कैसे कास्ट, ठीक है, कास्ट CAST जाति का क्राइटेरिया था। हमें ये देखने को मुझे ये देखने को मिला कि कास्ट जो है वो फिल्मों में दिखाने में इंटरेस्ट ज्यादा नहीं है क्योंकि बहुत ही सेंसिटिव चीज है, लेकिन सिर्फ ये फिल्म है जो थोड़ा बहुत इस पे फोकस करती है। उसके बाद पांचवा क्राइटेरिया था कि मुझे अलग अलग तरह के स्कूल देखने को मिले, जो स्कूल की हायरार्की मैंने लिटरेचर में पढ़ी, रिलेटेड लिटरेचर में पढ़ी, वो मुझे फिल्मों में देखने को मिले, इसलिए मैंने ये 5 फिल्में सिलेक्ट की। इसमें मैंने पहले एक सूची बनाई कि 2010 से 20 तक कौन कौन सी फिल्म बनी हुई है स्कूलों के ऊपर, बहुत सारी, लेकिन उसमें से ले तो थोड़ी सी सकते हैं। जैसे हमारे आपने पढ़ा होगा कि पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन से हमें सैंपल लेना है, अब वो सैंपल लेने का हमारे पास क्राइटेरिया हो
होना जरूरी है, राइट। तो उसी तरीके से उसी के बेसिस पे फिल्मों का चुनाव किया। ये तो हम देख चुके हैं। ये उन फिल्मों के पोस्टर हैं, शायद आपको देखकर याद आ गया होगा कि शायद कुछ देखे नहीं हैं। रैशनल मैंने आपको बता दिया कैसे फिल्में सिलेक्ट करी कि प्रोटैगनिस्ट जो सेंट्रल लोग थे इस फिल्म में वो अलग अलग सोशल क्लासेस से आ रहे थे और अलग अलग तरह के स्कूल दिखाए जा रहे थे और जेंडर, कास्ट और क्लास के बेसिस पे हमें वेरिएशन देखने को मिला। अब इनके एनालिसिस से पहले अगर किसी को कुछ फिल्मों या सोशल क्लास या सोसाइटी के ऊपर कुछ स्कूलिंग के ऊपर कुछ पूछना है, कुछ बताना है, क्योंकि आपका पर्सपेक्टिव भी मेरे लिए भी हेल्पफुल होगा, मैं भी समझ पाऊंगी, जान पाऊंगी, मैं वैसे भी प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, स्कूल्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो अभी एक जो पैरालेल स्कीम जो हुआ है, क्या हुआ है? वो भी कार्यकाल शिफ्ट हुआ है। हाँ। जैसे 90 से 2008 में फिर कुछ एसोसिएट पीरियड आया, यहाँ पे चेंजेस आए। हाँ। वैसे ही प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में भी बहुत मशहूर जैसा हो गया है। बिल्कुल। और एकदम सेम मुझे तो वैसे ही लग रहा है, क्वालिटी गिरती जा रही है, हाँ। चॉइस बढ़ती जा रही है। हाँ। तो क्या ये भी एक तरह से जैसे आपने स्टडी करके दिखाया, तो क्या इसका भी कुछ किया जा सकता है? बिल्कुल प्राइवेट यूनिवर्सिटी पे किया जा सकता है कि एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी अपनी तरफ खींचने के लिए स्कॉलरशिप देती है कि अगर आपके इतने % मार्क्स बोर्ड में आ गए तो आपको इतनी फीस माफ। इस तरीके के बहुत सारे जो होते हैं ना लुभाने वाले तरीके जो है वो अपनाते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसमें एक अलग चीज पता है क्या है, देखिए स्कूल में तो पेरेंट की चॉइस है कि मेरे लिए जो नर्सरी के टाइम पे मेरे पेरेंट माता पिता ने सोच लिया वो मेरी जिंदगी की लाइफ की ट्रैजेक्टरी को निर्धारित कर रहा है। अब जब यूनिवर्सिटी में आ जाते हैं तो वहां पे मैं भी सोचने योग्य हो जाती हूँ, ठीक है। वहां पे पेरेंट के द्वारा की गई चॉइस वो ज्यादा काम नहीं करती है, मेरी चॉइस ही काम करती है कि मैं किस कॉलेज में जाना चाहती हूँ, मैं किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहती हूँ। और उसके साथ इकोनॉमिक डायमेंशन जो आपने बताई है वो तो आएगी, मतलब इन दोनों का वो थोड़ा अलग इसलिए होगा क्योंकि वहां पे जैसे आप सोचे कि आप बात करें कि इंटरव्यू करें आप लोगों का कि वो क्यों एक पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी में गए, तो वहां पे ना उल्टा हो जाता है। एक प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए इच्छुक होते हैं लोग, लेकिन प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए इच्छुक नहीं होते। तो ये उल्टी चीज है जिसको एनालाइज करें तो बहुत बढ़िया काम है। नया कल्चर डेवलप हो गया, नॉन अटेंडिंग। हाँ, यहाँ पे भी वो हो जाता है आपका अटेंडेंस का मौका। हाँ जी, दैट इज द फैक्टर ऑफ सोशल चेंज। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पर आप देखिए यहाँ पे जैसे मैंने देखा कि जैसे ही आप लोगों का ये सेशन खत्म हुआ पिछला वाला, सब भागे की अटेंडेंस के लिए नहीं तो आना बेकार हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ था। तो मैं बाहर बैठे सर को ये कह रही थी कि हम जहाँ पे पढ़े हुए हैं, मतलब आज से 5 साल पहले JNU में मैं जब कोर्स वर्क कर रही थी तो हमारी अटेंडेंस का ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता और 2 या 3 क्लास होती थी। तो पर फिर भी मतलब वो टीचर से पढ़ने में इतना मजा आ रहा था कि हम भागते भागते किसी तरीके से पहुंच जाते थे, चाहे लेट भी हो जाते थे वो डांटते नहीं थे। और मतलब एक चेंज देखने को मिला आपके लिए। तो कंपल्सरी है ये शायद। और एग्जाम देने को मिलेगा आपको। हाँ, अटेंडेंस के बेसिस पे एग्जाम देने को मिलेगा और अटेंडेंस 15 मिनट के बाद हटा ली जाएगी। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आने के बाद कभी भी लग जाए तो कोई टेंशन नहीं है, तो पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। क्लास तो पढ़ने आ ही रहे हैं और बहुत सारे लोग इसलिए बाद में लेट भी हो जाते तभी आते हैं, तो है यहाँ पर भी है।
बट चूंकि आपने यहाँ पे ये रशिया लगा दिया कि अगर इतनी अटेंडेंस नहीं होगी वो कि मार्क होना चाहिए, इससे मतलब नहीं कि आप फिजिकली यहाँ पे अपेयर थे, रिकॉर्डिंग में भी थे, बट यू शुड बी देयर ऑन पेपर्स, दैट्स नॉट मोस्ट इम्पोर्टेंट। सो दिस इज द फैक्टर वाज वर्किंग, तभी हम लोग भाग रहे थे जब मैं अटेंडेंस नहीं पेपर पे हो जाए, मेंटली बैठे हुए हैं बाहर। तो हाँ, कुछ मतलब यही मतलब फैक्टर्स हैं, और आई थिंक ये बहुत इंटरेस्टिंग मैम हंसने वाली बात हो सकती है शायद किसी के, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से पूछना चाह रही हूँ मैम, जैसे हम लोग ये मूवीज की बात कर रहे हैं, आप इस पे थीसिस कर रहे हो, तो हम जो डेटा ले रहे हैं वो इसी से ले रहे हैं, इसी पे एनालिसिस करेंगे, और वी विल गो इन अ फील्ड आल्सो टू इंटरव्यू द पीपल आल्सो, उनका भी पर्सपेक्टिव देखेंगे इसमें, तब जाकर करेंगे इसको, या फिर आप अपने हिसाब से कि हमने एनालिसिस निकाल लिया, ये तरीका है इसको करने का, क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं हो गया आपका यहाँ। तो जब मैंने ये काम करना शुरू किया तो मेरी सुपरवाइजर ने कहा कि तुम कि तुम जाके पहले देखो कि सीखो कि फिल्म को देखना कैसे और एनालाइज कैसे करना है, जो मैंने शुरुआत में कहा। तो पहले मैं इस पूरे माइंडसेट से गई थी कि जो मैंने अपना प्रपोजल सबमिट किया कि मैं एनालिसिस करूंगी, फिर उसके बाद मैं कुछ ऐसे मतलब लोगों को फिल्म दिखाऊंगी, उनकी ओपिनियन। तो मेरी सुपरवाइजर ने कहा तुम एक पीएचडी कर रही हो, 2 पीएचडी कर रही हो, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि एक जब फिल्म की भी जो थ्योरी है, मतलब जैसे सोशियोलॉजी की थ्योरी है, फिल्म की भी जो थ्योरी है उसमें 2 भाग हैं, एक है रिसर्चर का पर्सपेक्टिव और एक है स्पेक्टेटर का पर्सपेक्टिव। तो या तो आप हाँ जी क्रिटिक है, क्रिटिक होते हैं जो रिसर्च, मतलब कि एक है कि मैंने क्या किया है कि मैंने सोशियोलॉजिकल थ्योरी को फिल्म देखने में इस्तेमाल किया है और उसमें थोड़ी बहुत फिल्म की थ्योरी भी लेके आई, पर मेरा मेन एम्फेसिस क्या है, सोशियोलॉजिकल थ्योरी, स्कूल चॉइस, स्कूल का चुनाव, स्कूल में बदलाव, सो ऑन एंड सो फोर्थ। दूसरा एक हो सकता है कि मैं ऑडियंस का पर्सपेक्टिव हूँ, मैं जाके थिएटर में जो देखने जा रहे हैं ये फिल्म, उनका ओपिनियन दूं और उसको एनालाइज करूं। वो अपने आप में ही एक पीएचडी है, कोई ये 5 फिल्में देखे अगर करना चाहे तो वो कर सकता है कि ऑडियंस का क्या पर्सपेक्टिव है इन फिल्म के बारे में, या मेकर्स का जो बना रहे हैं फिल्म। मैंने ये भी सोचा था कि ये कोविड की वजह से सब बंद हो गया कि FTI आप फेमिलियर हैं उससे, FTI जो पुणे में है, फिल्म इंस्टीट्यूट जो है, वहाँ पे मतलब जो फिल्म एक्चुअली में बनाते हैं उनका जो पर्सपेक्टिव क्या है इस फिल्म को बनाने का, जैसे नीलबटे सन्नाटा अश्विनी अय्यर तिवारी ने बनाई थी, ठीक है, डायरेक्टर है उसकी, कि उनकी सोच भी तो ली जाए क्योंकि वो फिल्म में दिख रही है। पर यहाँ पे मैंने एज अ रिसर्चर, जैसे आप क्लासरूम ऑब्जर्वेशन को देखते हैं या जैसे आप एक पॉलिसी की रिपोर्ट को देखते हैं, वैसे ही मेरे लिए ये फिल्में जो हैं वो एक डॉक्यूमेंट की तरह थी। अब जब आप पॉलिसी को स्टडी करते हैं, जैसे आप सपोजिंग NP 1986 और NP 2020 का एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं, ठीक है, आपके लिए वो 2 डॉक्यूमेंट हैं, आप उन पे तो नहीं जाएंगे जिन्होंने बनाया है ना, आप अपने पर्सपेक्टिव से उनमें जो चीजें आ रही हैं उनको देखेंगे, है ना। तो ऑडियंस का पर्सपेक्टिव लेना वो अपने आप में एक और काम हो सकता है। मैं वो लोग ऑलरेडी लेते हैं ऑडियंस की पर्सपेक्टिव। मैं देखा हूँ नीलबटे सन्नाटा ये पिछले साल हाफन मॉल में फ्री किए थे, और वो आए थे डायरेक्टर बनाने वाले फिल्म पे, वो भी देख रहे थे, मैं उनसे बात भी किया और उन्होंने कहा कि हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस फिल्म को देखने वाले कितने लोग फ्री के लिए आना चाहते हैं। हम उनके मोटिव को देखना चाह रहे हैं, किस सोच के लोग इसको देख रहे हैं, फिल्म ही सही, फ्री ही सही, लेकिन कौन से लोग इसको बैठ के देख रहे हैं। वो इसको पूरे 3 घंटे हम लोग के सामने ही बैठ के देखे थे और वो लगातार पीछे मुड़ के देख रहे थे, कितनी संख्या आई है, जाते थे, देखते थे। वो एक पूरा अलग रिसर्च का विषय हो सकता है। जैसे मैंने बीच में आपको बताया ना, मैंने शुरू किया कि जो जिन्होंने काम किया इसमें उनके बारे में जाने, कुछ इंटरव्यूज किए,
लेकिन ये रिसर्च की, जैसे आपको पता है रिसर्च में डीलिमिटेशन होती है। डीलिमिटेशन कि हम अपनी रिसर्च का स्कोप जो है उसको बांधते हैं, हम हर चीज नहीं कर लेते हैं अपनी पीएचडी में, हम उसको उसका स्कोप बांधते हैं। तो इसका ये डीलिमिटेशन है कि मैंने एज अ रिसर्चर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से इन 5 फिल्मों को देखा। वो 5 फिल्में मैं यहाँ नहीं लेके आई, मतलब मैं और 5 फिल्में लेके आई हूँ, लेकिन मतलब ये मेरा एक पूरा मुद्दा था जिसके बेसिस पे मैंने अपनी स्टडी करी। अब मैंने जो करी है वो हिंदी फिल्मों पे करी है। कोई रीजनल फिल्म, देखिए रीजनल फिल्म पे हो सकती है, डॉक्यूमेंट्रीज पे हो सकती है, शॉर्ट फिल्म पे हो सकती है। फिल्म के भी अपने बहुत सारे अलग अलग कैटेगरीज है ना। तो आई होप मैंने आपका क्वेश्चन ठीक ठाक आंसर कर दिया था। स्पेक्टेटर थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग है, कोई अगर देखना, जैसे पेट्रिशिया ओबरॉय लिखती हैं, उन्होंने क्या किया, ये जो फिल्म थी हम आपके हैं कौन, उस पे जो लोग देखने जा रहे थे उसमें फैमिली कैसे दिखाई गई है, वो फैमिली एज अ संस्था किस तरीके से दिखाई गई है, उस पे उन्होंने पर्सपेक्टिव्स दिए और उसको टैली नहीं, मतलब उसको समझने की कोशिश करी सोशियोलॉजी के एंगल से कि फिल्म फैमिली कैसी है और हमारी जो एक्चुअल फैमिली का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, क्या वो जॉइंट फैमिली का स्ट्रक्चर अभी भी एग्जिस्टेंट है। लेकिन उसमें उन्होंने एक फाइंडिंग्स में अपने लिखा कि बहुत ज्यादा बदलाव आ रहा है, तो लोगों को मजा आता है ऐसी एक आइडियलिक फैमिली को स्क्रीन पे देखने में। यही कारण हुआ कि उसके बाद विवाह जैसी फिल्में जो है वो भी चली। तो वो फिल्म स्टडीज में बहुत सारे ऐसे स्कॉलर्स हैं जिन्होंने बहुत ऐसी इंटरेस्टिंग रिसर्चेस करी हैं फिल्म की व्यूइंग के ऊपर, फिल्म को देखने के ऊपर। इन फिल्मों को देखते हुए ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे और मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि हमें ये फिल्म क्यों फिल्में ली, क्योंकि इसमें हमें एजुकेशन जो है वो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलती है। वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट में भी अमेरिका में, ब्रिटेन में बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जो स्कूल के ऊपर बनी हैं, लेकिन वो क्यों नहीं ली, क्योंकि वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं थी, मुझे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में स्कूल को समझना था। तो आप भी जब अपनी स्टडी करें, जो भी सैंपल लें, चाहे वो स्कूल का ले रहे हैं, यूनिवर्सिटी का ले रहे हैं या कोई भी और मीडियम जो अपना रहे हैं, उसमें देखिए कि कॉन्टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज ये है कि कई सारे फैक्टर्स हैं जो स्कूल के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे मैंने शुरुआत में बात करी कि क्लास करती है, जेंडर करती है, कास्ट करती है, मेरी पर्सनल चॉइस करती है, मेरे स्कूल का एक्सपीरियंस करता है। हम ये नहीं कह सकते कि एक स्कूल में आ रहे बच्चों के लिए उन 50 बच्चे जो क्लास में बैठे हैं उनके लिए, सबके लिए वो स्कूल एक सा है, नहीं। मेरा एक्सपीरियंस अलग होगा, आपका एक्सपीरियंस अलग होगा, आपके पार्टनर का एक्सपीरियंस अलग होगा। तो वो एक्सपीरियंस अगर कैप्चर करना है, तभी किसी को लग रहा होगा कि 5 फिल्मों में पीएचडी करनी है, क्योंकि उसमें इतनी बारीकियां हैं, वो आपको देखते देखते समझते जो है टाइम लगता है। लास्ट मैंने ये चीज लिखी है कि चाहे वो लोअर क्लास में हूँ या अपर क्लास में हूँ, मुझे देखने को मिला कि स्कूल सिलेक्शन जो है, स्कूल का चुनाव, वो सभी क्लास में होता है। ये नहीं होता कि आप मान ले, हमारी कॉमन अजम्पशन हम मानते हैं कि स्कूल का सिलेक्शन जो है वो सिर्फ अपर क्लास वाला कर सकता है। हमें इन फिल्मों में देखने को मिलता है कि लोअर और मिडिल क्लास भी उतना ही एक्टिवली स्कूल का चुनाव करते हैं। एग्जाम्पल है आपका हिंदी मीडियम दीपक डोडियाल, जो जिसका बच्चा जो है EWS कैटेगरी में क्वालिफाई कर रहा होता है, तो वो करता है ना स्कूल का चुनाव। मतलब ये देखिए, ये समझ आना कि मैं जो है अपने बच्चे को इस पर्टिकुलर स्कूल में डालना चाहता हूँ या मैं अपने बच्चे को स्कूल में एडमिशन दिलाना चाहता हूँ। ये अगर आप सपोजिंग क्रोव की रिपोर्ट आपने पढ़ी है, क्रोव की रिपोर्ट, CROV,
ये इंटरनेट पे उपलब्ध है। इन्होंने आई थिंक 1999 और फिर 2010 में दो बारी क्या किया, जो 1999 वाले के बारे में बताना चाहूंगी, जो बीमारू स्टेट्स हैं इंडिया की, जिसमें सेक्स रेशियो और बहुत सारे एजुकेशनल फैक्टर्स और क्या पर कैपिटा इनकम है, उस पे उन्होंने जाके उसमें एक पॉइंट मैं बस बताऊंगी क्योंकि समय शायद कम है, कि उन्होंने जाके पूछा कि मतलब स्कूल भेजने के ऊपर, तो उनके फाइंडिंग्स में निकल के आया कि हमारी जो ये अजम्पशन है कि लोअर क्लास स्कूल नहीं भेजना चाहते हैं, वो बिल्कुल गलत है। वो स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ये होता है कि स्कूल ही ऐसी स्थितियां पैदा कर देता है कि उनको बच्चों को निकालना, कि मतलब अगर बच्चे ने थोड़ी छुट्टी ले, एग्रीकल्चर का हार्वेस्टिंग का सीजन है, बच्चे को गांव वापस जाना है, थोड़ी छुट्टी ले ली, तो स्कूल ऐसी परिस्थितियां कर देता है कि नाम काट दो उसका, या कॉपी नहीं लेके आया, या यूनिफॉर्म नहीं पहन के आया बच्चे की भी तो मजबूरी हो सकती है ना, बच्चे के भी तो कोई कारण। विद्यालय में तो बच्चे से मिलके नहीं खाने में आके वापस करा, ये भी हमारी वो है, सोच है कि वो मिड डे मील खाने जा रहे हैं, क्या पता टीचर ही नहीं पढ़ा रही है तो वो मिड डे मील खा के वापस आने से आ रहे। और ऐसा भी हो सकता है, ये जो मिड डे मील की पूरी योजना है 1995 में शुरू हुई, ठीक है, MSME करके, है ना, तो ये किस सोच से शुरू हुई थी, कोई बताना चाहेगा? एनवायरनमेंट बढ़ाने के लिए। तो अगर 10 बच्चे जो हैं वो खाना खाने के लिए आ रहे हैं, तो शायद, और स्कूल की परिस्थितियां अगर अच्छी हों, तो ये पॉसिबिलिटी है कि उसमें से 2, 4, 5, 6 जो हैं वो स्कूल में रह जाए। तो ये सोच थी इसके पीछे। अगर हम कहें कि कई बार टीचर्स ऐसा कमेंट कर देती हैं बहुत सारे सरकारी स्कूल में, तुम तो खाना खाने ही आते हो, तो स्कूल बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, उसका पढ़ने का मन भी होगा, तो भी वो सोचता है कि अच्छा मेरे बारे में तो ऐसी सोच है, मेरे बारे में ऐसी समझ है, मैं स्कूल जाके करूंगा, है ना। तो एक इसमें MSME में बदलाव ये भी हुआ, पहले अनकुक्ड राशन बढ़ता था, अब कुक्ड खाना आया, इसके पीछे क्या सोच है, क्यों कुक्ड खाना आना शुरू हुआ? पौष्टिकता मिले बच्चों को। पौष्टिकता तो अनकुक्ड से भी मिल रही थी, वो कहाँ इस्तेमाल होता था, वो बच्चे के लिए होता भी था कि नहीं होता? प्रधानी ले जाते जैसे, हाँ, बेच देते थे, खाना भी होती थी। दूध वाला था, उसमें भी काम करते थे। अभी आप पढ़ रहे होंगे कि एक जगह पे उन्होंने पौष्टिकता बढ़ाने के लिए अंडे को लाने की कोशिश करी, लेकिन उस पर भी काफी सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत सारी मतलब स्कूल्स में ऐसा है कि मतलब ये जो मिड डे मील वाला आपने ही बताया कि अजम्पशन आ जाती है कि बच्चे सिर्फ खाने आते हैं, बच्चे शायद वो मिलने बैठने साथ में, वो भी तो स्कूलिंग की एक पार्ट है ना, सिर्फ सिलेबस ही थोड़ी ना स्कूलिंग का पार्ट है, ये भी स्कूलिंग का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है कि आप लोग साथ बैठें, साथ बैठ के खाएं, वो क्लास बैरियर को तोड़ता है, वो कास्ट बैरियर को तोड़ता है, और ये भी समझ थी इस स्कीम को शुरू करने के लिए। तो अगर मैं इस पे वापस जाती हूँ, तो हर क्लास से हमें एक एक्टिव चॉइस जो है स्कूल के बारे में वो देखने को मिलती है, और ये हमें कहीं ना कहीं अपने मेंटल बैरियर्स भी तोड़ने को कहीं ना कहीं मजबूर करता है कि स्कूल के बारे में चॉइस जो है वो सिर्फ एक क्लास नहीं करती है, सभी लोग करते हैं। कितना टाइम है? थोड़ा हमें स्कूल के बारे में ये और जो चीजें दिखाई गई हैं कि किस तरीके से पेरेंट्स जो हैं वो पर्टिकुलर स्कूल के साथ कुछ महत्वाकांक्षाएं अटैच करते हैं कि इस स्कूल से मेरे बच्चे को अंग्रेजी आ जाएगी, या इस स्कूल से मेरा बच्चा जो है वो पायलट बन जाएगा,
या इस स्कूल से मेरा बच्चा जो है वो एक पर्टिकुलर ग्रुप के बच्चों में घुलने मिलने लगेगा, है ना। तो ये हमें देखने को मिलता है फिल्मों में। दूसरा कि जो मैंने एग्जाम्पल दिया था शुरुआत में परीक्षा का, कि जिसमें किस तरीके से अगर बच्चा स्कूल में पहुंच भी जाता है तो उसके साथ कोप कैसे करना है, कोप मतलब उसमें कैसे एडजस्ट करना है, थैंक्स, वो हमें देखने को मिलता है। कई सारी फिल्मों में ऐसा देखने को मिला कि स्कूल के पीछे लोगों ने अपनी पूरी लाइफ की मतलब किस तरीके से वो रहन सहन है उसको बदल दिया। ये हमें उड़ा एड़ा और हिंदी मीडियम जैसी फिल्मों में देखने को मिलता है। लास्टली किस तरीके से पेरेंट की शिक्षा है वो भी उसके स्कूल के चुनाव को कहीं ना कहीं डिटरमिन अफेक्ट करती है। इसमें मैं सिर्फ एक पॉइंट पे एम्फेसिस देना चाहती हूँ जो सैंपल के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है कि ये एक और क्राइटेरिया था मेरा फिल्मों का चुनाव करने का, कि किस तरीके से कुछ फिल्में ऐसी थी जिसमें स्कूल की चॉइस जो है वो जैसे नील बटे सन्नाटा, उसमें वो गवर्नमेंट में ही भेज सकते हैं, उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं। तो वो एक अलग क्राइटेरिया है फिल्म के चुनाव करने का। लेकिन हम अगर हिंदी मीडियम या उड़ाया देखें तो उसमें स्कूल कई सारे हैं, उसमें से कोई सा स्कूल जो है वो चुना जा सकता है। तो ऐसा रियल वर्ल्ड में भी होता है। हमारे आसपास ऐसे लोग हैं जो स्कूल का चुनाव कर सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स हैं जो कर सकते हैं और ऐसे हैं जो नहीं भी कर सकते। थोड़ा सा ये बोरिंग वाले से हटके ये वाला देखते हैं। हाँ, अब इन पिक्चर्स को ध्यान से देखिए, ये हिंदी फिल्म्स में से है, ठीक है। अगर हम देखें किस तरीके से सरकारी स्कूलों को फिल्म में दिखाया गया है तो वो हमें लेफ्ट हैंड साइड, आपको शायद देखने को नहीं मिलता, मैं पीछे हूँ, लेफ्ट हैंड साइड पे हमें दिखाया गया है कि सरकारी स्कूल कैसे दिखाया है, खच्चर जर्जर हालत में है स्कूल। हाँ, ये थोड़ा रियलिटी भी है लेकिन सारे सरकारी स्कूल ऐसे नहीं होते। पर ये फिल्म की कमी है कहीं ना कहीं कि और ये लोगों की सोच भी दिखाता है कि लोग मानते हैं कि गवर्नमेंट स्कूल तो बेकार की है। और राइट साइड से अगर देखें तो सारे वो प्राइवेट स्कूल, तो प्राइवेट स्कूल अच्छा होगा, बड़ी बिल्डिंग होगी, और ये कहीं ना कहीं लोगों की सोच की क्राइटेरिया भी बन जाता है कि क्यों हमें स्कूल में भेजना है, क्योंकि बड़ी बिल्डिंग है, एसी लगा हुआ है, जबकि बड़ी बिल्डिंग और एसी का पढ़ने और डेवलपमेंट से कोई ऐसा खास लिंक नहीं है ना। तो ये हमारा एक सोशल माइंडसेट दर्शाता है जिसको हम अगेन सोशियोलॉजिकली एनालाइज कर सकते हैं कि क्या माइंडसेट है अबाउट स्कूल। ये एक वीडियो है इनमें से एक फिल्म से जहां पे अगेन गवर्नमेंट स्कूल को दिखाया गया कि गवर्नमेंट स्कूल ऐसा है जिसको हमेशा जरूरत ही रहती है। अगर ये प्ले हो जाता है तो हम देख सकते हैं, मुझे मैम प्लेयर नहीं होगा इसमें, ऑटो प्ले कर दो। नहीं मैम ये तो स्लाइड इसमें वापस कैसे बनाना है, होम होम वो वीडियो हिंदी मीडियम से है, काफी इंटरेस्टिंग है। उसमें यही दिखाया हुआ है कि अगर आप पिछली ये है जहाँ ब्लैक ब्लैक लिख रहा है ना 14 नहीं होगा, प्लेयर नहीं, अच्छा प्लेयर नहीं, आप देख सकते हैं। मैं इस पे दिखा देती हूँ अगर कोई लोग देखना चाहते हैं। टेबल पे उसमें ये दिखा है कि स्कूल जो है स्पेशली सरकारी स्कूल वो एक ऐसी संस्था है जिसपे जाके कोई भी इंटरवीन कर सकता है, कोई भी जो है उसमें मतलब वो चंदे वाली संस्था है, इस तरीके से दिखाया गया है। देखा
फुल स्क्रीन तो कर दूं, पर आवाज नहीं आती आपको। भाई बड़ा वाले गीत को यार तभी थी तब के बाद और थे सर। आजकल तो सारे पेरेंट्स ने प्राइवेट स्कूल्स की रट लगा रखी है। हमारे यहाँ तो गरीबों के बच्चे आते हैं, अब उनकी तो कीमत पड़ी नहीं। हमें पड़ी है ना, इसीलिए इसमें छोटा सा कंट्रीब्यूशन करना चाहती हूँ। अच्छा ये आइए मेरे साथ। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते। अब देखिए ना, ये जो बच्चे यहाँ टाट और दरियों पर बैठे हैं, केवल 50,000 रुपए में उनके लिए बैठे सारे हैं। अगर जब जब बच्चा पढ़ने के लिए किताब उठाएगा तब तब आपका नाम सामने लिखा हुआ पाएगा। अरे बच्चों, हाँ क्या कुछ जरा जिनमें और लिखा हुआ आइए देखिए, सिर्फ 25,000 रुपयों में ये टॉयलेट रिपेयर हो जाएगा। अब सोचिए, जब जब बच्चा यहाँ सुसु करने आएगा तब तक वो आपका नाम यहाँ लिखा हुआ पाएगा। बस नाम तो चाहिए, नाम तो चाहिए यार, कहीं नहीं चाहिए। आप तो मुझे बताइए, मदद करिए। आजकल और मुश्किल से करते हैं जी। और बढ़िया, तो अब मुझे ये बताइए कि ये करना क्या चाहते हैं आप? हम एक्चुअली किसी एक बच्चे की एजुकेशन स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो कोई जो अभी तक सुना, कोई इस वीडियो को एनालाइज करके इसके कोई टिप ये देना चाहे? सरकारी स्कूलों की जर्जर व्यवस्था बहुत अच्छे से दर्शाएगी। पर क्या सभी सर अब सरकारी स्कूल हो गए हैं? पर किसी को इसमें बताया गया है। अच्छा, और सरकारी स्कूल के पास फंड नहीं होते? जैसे मैम केवीएस नवोदय ये चल रहे हैं, इनकी तर्ज पे हम क्या इसको नहीं प्रमोट कर सकते हैं? तो फिल्म में बस यही एंगल दिखाया गया है कि सरकारी स्कूल जो है वो मतलब हमेशा जरूरत की एक संस्था है, हाँ, जिसमें कोई भी आके कोई प्राइवेट स्कूल में से करके दिखाए, जाके दिखाए, हाँ, वो निकाल देंगे, गेट पे ही घुसने देंगे। ये देखिए, ये जो दो पेरेंट्स का ये मतलब ये जो दो कपल है, ये अंदर भी चले गए। सरकारी स्कूल के अंदर जाकर दूसरे प्राइवेट स्कूल के अंदर जाने देते नहीं, दिखाने जाते है ना। परीक्षा का ही दोबारा एग्जाम्पल देती हूँ, उसको गेट पे ही रोक लेते हैं। उस फादर का नाम होता है बुच्ची, जो रिक्शा चलाता है। क्यों जाना है? कपड़े देख के डिसाइड करते हैं कि जाते देंगे कि नहीं जाते। इनका ना ड्रेसिंग में पता लगा अच्छी फैमिली से हैं, और ये तो ऑलरेडी वो स्टूडेंट की किसी एक स्टूडेंट की शिक्षा को स्पॉन्सर करना चाहते हैं। तो अंडरस्टूड सी बात है कि एलिट वर्ग से आ रहे हैं, हाँ, तो उनका पहनावा भी सही है, पर टीचर आदमी को वही रोक दिया कि तुम इस तरह के लायक नहीं हो। एक ये टेंडेंसी भी दिखाई दी है। और साथ में ये सोच है कि मतलब सरकार जो है या मतलब फंड जो है वो है ही नहीं, कि हमेशा जो है एनजीओ के बेसिस पे स्कूल चल जाएगा या बाहर से फंड आएंगे तो उसके बेसिस पे स्कूल चल जाएगा। ये बहुत बड़ी वो है, क्वेश्चन मार्क है। क्या है, जानबूझ की ये तस्वीर पेश की जाती है, सरकारी संस्थाएं हैं जो लोग प्राइवेट को प्रमोट करते हैं, तो क्या ये तरह से जानबूझ की ये तस्वीर लाई जा रही है कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं, स्कूल हो या प्राइवेट स्कूल के जो टीचर हैं, जबकि जैसे बात हो रही है स्टैंडर्ड क्वालिफाइड टीचर जा रहे हैं, तो उनकी जो तस्वीर दिखाई जा रही है सोशल मीडिया पे हो या फिर फिल्मों में दिखाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जानबूझ के बदनाम किया जा रहा है गवर्नमेंट संस्थाओं को, जो लोग प्रमोट कर रहे हैं प्राइवेटाइजेशन को। देखिए, एक पहलू वो भी हो सकता है, और एक ये है कि मार्केट भी बनाई जा रही है कि गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट संस्थाओं को आप वो कर दो, उनको लेबल कर दो, और ताकि लोग जो हैं वो पहले ही भेज रहे हैं सरकारी संस्था में और ना भेजें। और ये क्या है, प्राइवेटाइजेशन के लिए रास्ता खोल दो, मार्केटाइजेशन के लिए रास्ता खोल दो। हमें देख न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी हाँ, ये 5th क्लास तक बच्चों को अब भी वही मतलब भाषा और रीजनल भाषा, ये दोनों को पढ़ाया जाएगा, ये व्यवस्था की गई है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण होगा आने वाले समय में कि इसी कंटिन्यूएशन में सब प्राइवेटाइजेशन की तरफ बढ़ेगी। इसमें और एक हाँ, ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि हमें इंग्लिश में बच्चे को पढ़ाना आना चाहिए, आगे उसकी जरूरत होगा, अच्छे स्कूल्स नहीं है, नहीं मिलेंगे, तो बैकग्राउंड से ही वो उनको देना चाहते हैं।
ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में नहीं लागू है। बिल्कुल, इसमें एक और ये चीज है कि प्राइवेट स्कूल क्या इस चीज को ला पाएंगे, क्योंकि पेरेंट्स से इतना बड़ा ऑपोजिशन होगा ना। जो पेरेंट्स सिर्फ एक स्कूल में, जैसे इसमें काफी सारे फिल्मों में दिखाया गया कि जो पेरेंट्स सिर्फ एक स्कूल में अपने बच्चे को इसलिए भेजा है क्योंकि वहाँ अंग्रेजी में बातचीत होती है और वो चाहता है कि वो वाला कल्चर वो सीखे। अब जब नई पॉलिसी के अंतर्गत ये मदर टंग का इम्पोर्टेंस जो है वो लाया गया है और वो प्राइवेट में भी इम्पोज होगा, तो देखिए कितना बड़ा वो होने वाला है कि तब क्या करेगा वो पेरेंट जो सिर्फ इंग्लिश के लिए अपने बच्चे को स्कूल में भेजता है। मुझे तो मैं कभी-कभी ये लगता है कि वो प्राइवेट स्कूल और सरकारी टीचर्स में अगर इंटरचेंज करा दिया जाए, हाँ अगर हो जाए तो ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि या तो कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में, पूरी व्यवस्था करने में भी समय लग जाएगा। उन्हीं टीचर्स को हम यहाँ थोड़ा सा स्किल आउट करके उनके फ्लुएंसी बढ़ाते अगर करते तो हम वेरी एजुकेशन की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। हो सकता है, मतलब ये कारगर आइडिया हो सकता है। प्राइवेट स्कूल वाले ऐसा क्यों चाहेंगे भाई? आप ये देखिए कि सर्टिफिकेट बन जाए, इस सरकार ने दे उसको, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट कर ले। हाँ, ये कॉन्सेप्ट आया प्राइवेट कॉलेज का, ये उन्नीस सौ बहत्तर में आया। तो नतीजा थे इसी कॉन्सेप्ट को पूरा स्पेशली 1972 में ये कॉन्सेप्ट आया तो ये क्या है? अच्छा प्राइवेट इंस्टीट्यूशन होगा, सरकार टीचर देगी, संस्था देगी, क्वालिटी बढ़ जाएगी। जिसको आप हम लोग यहाँ मेरिट कॉलेज क्या ये फ्रॉम सेकेंडरी लेवल टू अप टू हायर लेवल तक के चलता है, लेकिन उसका नतीजा वही होता है जो कि सरकारी है। मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूँ, यदि आपका प्रेजेंटेशन। हाँ, मेरा मतलब ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है प्रेजेंटेशन। आप प्लीज अपने ऑब्जर्वेशंस थोड़ा टाइम ये आपने पूरी जॉब में मैं सबसे ज्यादा चीज जो जानना चाह रहा हूँ, आपने जो एनालिसिस का तरीका अपनाया है इन चीजों को करने का, इन फिल्म को एनालाइज करने का, थोड़ा उस पर कुछ स्लाइड दीजिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बताती हूँ क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों को होल्ड करके रखा हुआ है। सोशल एनालिसिस में एक पार्ट आता है क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस। क्रिटिकल डिस्कोर्स एनालिसिस वो मेरा बेसिस रहा है इसको देखने के लिए। सीडीए कहता है कि हर डॉक्यूमेंट जो है जिसमें, जैसे मैं भाषा का मेरा बैकग्राउंड है, तो उसमें भाषा का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सिंबल का इस्तेमाल कैसे हो रहा है, कौन सा पर्सन जो है किससे बात कर रहा है, कौन से शब्दों को दोबारा रिपीट किया जा रहा है, वो सीडीए का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और वो कहीं ना कहीं कारगर रहा मेरा एज अ मेथड। ठीक है, और दूसरी चीज जो मैंने शुरुआत में बीच में कहीं ऐड करी थी कि फिल्म थ्योरी जो है वो बहुत हेल्पफुल रही स्कूल को समझने के लिए, फिल्म को देख के स्कूल को समझने के लिए। तो ये दो फिल्म थ्योरी जैसे आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। फिल्म बनाते वक्त जो मेकर है वो डिसाइड करता है कि लाइट किधर से आता है और लाइट किस पे पड़ती है। यूजुअली वो होता है कि हीरो पे पड़ती है, लेकिन कई बार वो ऑब्जेक्ट पे पड़ती है, कई बार वो एक किसी एंगल पे पड़ती है। तो ये बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है फिल्म की थ्योरी में कि वो लाइट का जो फोकस है वो कौन कर रहा है। जैसे जब आपको मैंने वो फोटोएं दिखाई सरकारी और प्राइवेट की, तो उसमें आप देखेंगे कि जितनी ये फिल्में हैं जब भी प्राइवेट स्कूल दिखाया जाता है तो उसको ना एक हेलीकॉप्टर शॉट से दिखाया जाता है। हेलीकॉप्टर शॉट क्या है कि ऐसे कैमरा घुमाते हैं और जो सरकारी है वो ऐसे जाता है कैमरा, रियलिटी दिखाएंगे, और प्राइवेट में क्या है वो आइडियलिक वाला दिखाएंगे। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल इसको फिल्म थ्योरी जो मैं कह रही हूँ। और ये मैंने जैसे पहले कहा कि वो कोर्स अटेंड करके जो स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स है जेएनयू में, उनमें उसमें क्या होता था कि हर हफ्ते एक फिल्म दिखाई जाती थी और समझाया जाता था रोक के कि इसमें ये इस तरीके से, इसमें कैमरा का एंगल ऐसे है, इसमें जो है देखो टीचर के ऊपर कैसे फोकस, टीचर का पहनावा कैसे है। मतलब स्कूल वाली फिल्में नहीं दिखाई जाती थी और फिल्में थी मतलब इसका पहनावा कैसे है, इसमें जो
छोटे तबके का आदमी है उसको कैसे दिखाया, बैठाया हुआ दिखाया गया है। तो इस तरीके की समझ जो है वो बनाने की कोशिश करी और मुझे काफी हेल्पफुल लगा वो। हाँ। आपने अलग अलग फिल्म को एनालाइज किया है या फिर मतलब कैसे एक फिल्म के बाद उसके एस्पेक्ट नहीं, वो मैंने मतलब एक कॉम्पोजिट की तरह किया है 10 से 20। कुछ हेडिंग्स डाली होगी आपने मतलब इसका मतलब हाँ, वो तो बिल्कुल है कि जैसे मैं आपको कहा ना कि क्लास है, तो क्लास एक वेरिएबल था और उसमें सोशियोलॉजिकल थ्योरी है। जैसे मैंने बोर्डियो का एग्जांपल दिया आपको कि बोर्डियो का काम जो है वो मुझे अब इस फिल्म को समझने में हेल्प किया, ठीक है। या फिर श्रीवास्तव का एग्जांपल दिया है, जेफरी एंड जेफरी का, तो वो मुझे स्कूल की चॉइस मतलब उसमें वहां पे कई बार मुझे सिमिलैरिटी भी देखने को मिली, सेमनेस, और कई बार कॉन्ट्राडिक्शन भी कि वो जो कह रहे हैं वर्सेस जो हो रहा है बिल्कुल अलग है। क्या चीज? कंक्लूजन में मैंने ये लिखा है, अगर मैं ऐसे ही बता दूं तो स्कूल जो है, स्कूल को दिखाने का लेंस, स्कूल को किस तरीके से दर्शाया जा रहा है वो काफी मैच्योर हुआ है। मैच्योर से मेरा मतलब उसमें बहुत बदलाव आया कि अगर हम बात करें एक फिल्म जो जीता वही सिकंदर, वो आप लोगों ने देखी होगी, वर्सेस आज की फिल्म जैसे हिंदी मीडियम जो है, उसमें स्कूल किस तरीके से दिखाया गया है वो बहुत बदलाव है। और वो हमारे कहीं ना कहीं स्कूल की जो चॉइस में हमारी सोसाइटी में बदलाव आया है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे जो जीता वही सिकंदर सरकारी, ठीक है, एक सरकारी स्कूल है उसमें कॉलेज दिखाया, वो इंटर कॉलेज दिखाया। इंटर कॉलेज जो स्कूल और कॉलेज के बीच का जो समय होता है 10वीं के बाद का, 11वीं 12वीं का, तो इस तरीके से मतलब कैसे स्कूलिंग में बदलाव आया है, उसमें हमें एक मैच्योरिटी देखने को मिली है। उसमें ये भी है कि पहले स्कूल को होमोजीनियस दिखाया जाता था। होमोजीनियस से मेरा मतलब है कि हाँ जी, सबके लिए एक जैसा है। पर अब हेट्रोजीनियस दिखाया गया है कि निर्भटे सन्नाटा में जैसे निर्भटे सन्नाटा में एक बच्चा होता है जो मैथ्स में बहुत अच्छा होता है और जो मेन कैरेक्टर अपेक्षा है वो मैथ्स में उसका बिल्कुल जैसे वो डब्बा फुल वाली हालत होती है। तो ये दिखाया हुआ है कि हर बच्चे जो है वो हर चीज में अच्छा नहीं होता, और इंडिविजुअल डिफरेंसेस कई बार अपनी पसंद नापसंद और फैमिली डायनामिक से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस होता है। और कुछ? हाँ जी मैम, आज मुझे दूसरी क्लास मिली है डॉक्टर मुकेश कुमार के बाद, जो सामाजिक परिप्रेक्ष्य को देखने का नजरिया आपके द्वारा मिला। दूसरी क्लास मतलब दूसरे व्यक्ति के रूप में। इसके पहले मैं उनकी क्लास सुनता था, वो एक सोसाइटी को देखने का नजरिया देते थे, लेकिन आज आपकी क्लास से हमको जो स्कूल स्ट्रक्चर सोसाइटी को देखने को मिला, सबसे पहले एक चीज तो ये डिफाइन हो रही है कि जो स्कूल हमारी जो संस्थाएं हैं इक्वालिटी को डेवलप करती हैं, और जो कंक्लूजन में निकल के आ रहा है संस्थाओं से ही इक्वालिटी देखने को मिल रही है, ये देखने को मिला। तो हम जिन चीजों को देखने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे आपका एक्सपीरियंस है, पंजाब से हैं, दिल्ली रह रही हैं आप, यूपी में और जगह पे गई होंगी, तो जो संस्था है स्कूलिंग संस्था को लेकर के मेरा मानना यह है कि हमें लगता है किसी चीज को बर्बाद करने के लिए पहले उसे बदनाम किया जाता है। मतलब आप यहाँ सरकारी स्कूल की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं अभी आ रहा हूँ। अच्छा, किसी चीज को बर्बाद करने के लिए पहले उसे बदनाम किया जाता है, और शिक्षा को बर्बाद करने के लिए शायद इस तरह की तस्वीर लाई जाए, और इन सब के पीछे कहीं न कहीं जो हमारी राज्य सरकार है, स्टेट गवर्नमेंट है, उसका बहुत बड़ा रोल होता है पॉलिसी मेकिंग। जिस इक्वालिटी की हम बात करना चाहें
जिस तरह के स्कूल स्ट्रक्चर की बात करने के लिए हम सोच रहे हैं, इक्वालिटी को लाने के लिए, वही प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूल हम दिल्ली गवर्नमेंट के अंतर्गत देखते हैं, आज वहां लाइन लगे। प्राइवेट स्कूल, जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं वो भी वहां पर जाने के लिए तैयार हैं आज की डेट में। हाँ, आज की स्थिति पर वो बहुत उसके लिए दो कारण है। एक तो कोविड की वजह से लोग फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं। चेंजमेंट हुआ है, बदलाव तो आया है। आप ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल बोझ, उसके पहले क्या स्थिति रही प्राइमरी स्कूल की, अब क्या स्थिति है प्राइमरी स्कूल की वहां की, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं और पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, वहां जो मॉडिफिकेशन हुआ है, हर प्रकार के बच्चों को उन्हें एक बेहतर शिक्षा देने का काम किया जा रहा है। जो मतलब मैं अग्री करती हूँ आपकी बात से कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है गवर्नमेंट स्कूल में दिल्ली में बढ़ा है, मतलब क्वालिटी भी है, मुझे लग रहा क्वालिटी भी बढ़ी है। नहीं, एनरोलमेंट इसलिए बढ़ी क्योंकि क्वालिटी बढ़ी है, ठीक है। हाँ, अभी बड़ी और आने में सुविधाएं बढ़ाई, प्रयास हुआ है वहाँ पर कि कुछ ऐसी फैसिलिटीज लेके आई जाए, वो मैं मानती हूँ, लेकिन हमें उसको थोड़ा सा और डीपली उसके डेटा को इकट्ठा करने की जरूरत है कि क्या चीज ने इम्पैक्ट किया है कि प्राइवेट से सरकारी स्कूल की तरफ लोग गए या शिफ्ट। अगर जैसे आपकी हिंदी मीडियम है, इसमें अभी सरकारी स्कूल में डोनेशन देने की बात कर रहे थे, बच्चा गोद लेने की बात कर रहे थे कि, और लास्ट में इसमें जो कंक्लूजन दिखाया गया, कितना बढ़िया दिखाया गया कि वो अपने बच्चे का लास्ट में सरकारी स्कूल में ही एडमिशन कराते हैं। तो यही बात है कि अब उस चीज को समझे, उसकी क्वालिटी के बारे में जाने की नहीं, डिफरेंसेस समझे कि प्राइवेट से ज्यादा अच्छा है, पब्लिक से ज्यादा अच्छा है कि अपने बच्चे को सरकारी में पढ़ाएं। तो देखिए, मुझे उसमें कोई, मैं आपकी बात से एग्री करती हूँ कि एनरोलमेंट रेशियो चेंज हुआ है, वो उसका एक फैक्टर ये है कि क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुई है और उन्होंने कुछ मैकेनिज्म सरकार ने इंट्रोड्यूस करे हैं उस क्वालिटी को बरकरार रखने की। एक चीज ये है। दूसरा चीज, जो आप फिल्म के एनालिसिस की बात कर रही हैं, उसमें मुझे एक चीज ये लगती है कि ये एक अच्छा है कि मैं डिसाइड करती हूँ कि मैं एज अ मिडिल क्लास जो है वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में डालूं, लेकिन मैं इस चीज से अग्री नहीं करती हूँ कि मैं वहां पे जाके इस तरीके से मैं कहूँगी मैं 50,000 इसके लिए दे दूँ या 25,000 इसके लिए दे दूँ। वो क्या दिखा रहा है कि वो उल्टी चीज दिखा रहा है जो आप बोल रहे हैं कि सरकार जो है सक्षम नहीं है स्कूल को सपोर्ट करने के लिए, स्कूल को चलाने। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, मतलब ये उल्टा है। हाँ, उल्टा। अगर सरकार चाहे, जबकि सबसे ज्यादा अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए तो शिक्षा पे करना चाहिए, वो नहीं होता। 4.4 था, अब ये 6% का प्रावधान करें, अब ये 6%। और आप इसको कंपेयर करिए, 6% तो तुम्हारी कमीशन कह के गया था, अभी आप इसको कंपेयर करिए डिफेंस, इसको डिफेंस की उससे कंपेयर करिए। मैं चाह रहा था क्या उन स्कूलों को उस दिल्ली जो स्कूल है उनके स्ट्रक्चर को और यूपी के स्कूल के स्ट्रक्चर को प्राइमरी में इनमें कोई स्थिति की जा सकती है? आप बिल्कुल कर सकते हैं। आप देखिए, एनालाइज करिए कि क्या कदम उठाए गए हैं, ठीक है। क्या कदम उठाए गए? आप दो स्कूल भी सिलेक्ट करके अगर वहाँ एंट्री कर पाए कि किस तरीके से चेंज आया है और वो चेंज कैसा है, और उसमें हम पेरेंट का इंटरव्यू ले सकते हैं, उसमें हम जाके देख सकते हैं कि पेडागॉजी में क्या बदलाव आया है, ये जो पढ़ा रहे हैं जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसमें क्या चेंज आया है, वो भी एक विषय बिल्कुल हो सकता है। एनीवन?